बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वैश्वीकरण। ठीक है, तो इसका हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है, आई होप आप लोग ने देख लिया होगा। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जिसमें हम ये समझने वाले हैं कि आखिर वैश्वीकरण ने किस तरीके से भारत को प्रभावित किया, भारत ने किस तरीके से वैश्वीकरण को प्रभावित किया, वैश्वीकरण के क्या क्या सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं, साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि वैश्वीकरण के क्या नकारात्मक प्रभाव हैं। ठीक है, तो सारी चीजों को हम बात करेंगे एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैश्वीकरण ने किस तरीके से भारत को प्रभावित किया। देखिए, वैश्वीकरण का मतलब आप ये समझना, दूसरा देश, मतलब जो एक दूसरा देश है वो किस तरीके से भारत को प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, जिसमें हम ये देखेंगे कि एक देश की जो कंपनी है हमारे देश में आती है, हमारे देशों को रोजगार देती है और बदले में अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च करती है और प्रॉफिट अर्न करती है। जैसे जैसे मैकडी, ठीक है, बर्गर किंग, साथ ही साथ टोयोटा और याकुल्ट, मतलब इस तरीके की जो चीजें हैं आती है हमारे देश में और अर्न करती है पैसा। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, विदेशी निवेश में वृद्धि। पहली चीज इसमें, इसकी वजह से वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है, ये इस तरीके से प्रभावित किया है क्योंकि विदेशी निवेश में वृद्धि हुई, यानी कि दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में भी आई है और हमारे देश की कंपनी दूसरे देश में भी गई है। साथ ही साथ भारत के लोगों को नया नया रोजगार देखने को मिला है। भारतीय उत्पादों का निर्यात, ठीक है, बढ़ा है। निर्यात का मतलब क्या हुआ कि जो भारत की जो चीजें हैं, जो भारत का प्रोडक्टिविटी है वो दूसरे देश में गया। निर्यात का मतलब होता है सेल करना। ठीक है, यानी कि भारत ने अपने देश की बहुत सारे प्रोडक्ट को दूसरे देश में भेजा है। जैसे भारत में अगर देखा जाए तो जो जड़ी बूटी होती है, पतंजलि का जो प्रोडक्ट होता है, आयुर्वेद की जो चीजें होती है, मसाले जो होते हैं, जो दूसरे देश में जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा विकल्प देखने को मिलता है क्योंकि हमारे देश में अगर कोई दूसरा जो देश है वो आता है और यहाँ पे कुछ चीज करता है, ठीक है, तो यहाँ के लोगों को बहुत सारे विकल्प देखने को मिलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जीवन शैली और सोच में बदलाव देखने को मिलता है। दूसरे देश की जो चीजें हमारे देश में आएंगी तो हमारा जो सोच है वो भी परिवर्तन होगा और साथ ही साथ हमारा जो जीवन का जो तौर तरीका है, रहन सहन है, इन सब चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा। आर्थिक असमानताएं बढ़ेंगी। अब देखिए आर्थिक असमानताओं का मतलब क्या हुआ, वही वैरायटी, क्या अमीर और अमीर बनेगा और गरीब जो है और गरीब बनेगा। अब जैसे मान लो किसी देश की टेक्नोलॉजी हमारे देश में आई है, उन टेक्नोलॉजियों को जो ज्यादा से ज्यादा कौन खरीद सकता है, अमीर देश का खरीद सकते हैं, अमीर लोग खरीद सकते हैं। और जब अमीर लोग ज्यादा से ज्यादा खरीद सकते हैं तो जाहिर से प्रॉफिट कौन कमाएगा, अमीर देश ही कमाएगा, गरीबों को उतना प्रॉफिट होगा नहीं। तो जो असमानता है वो बढ़ती चली जाती है। स्थानीय उद्योगों को चुनौती मिलती है। मतलब क्या हुआ, अभी जस्ट पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जो यहाँ पर छोटी छोटी चीजें हैं, पहले हाथों के द्वारा बनाई गई बहुत सारी चीजें होती थी जो हैंडमेड होती थी, लेकिन आज के डेट में मशीन के आ जाने की वजह से चीजें बहुत नुकसान हो गई। जैसे आज के डेट में आपने कहाँ जल्दी देखा होगा कि लोग स्वेटर खुद से बुनते हैं, नहीं बुनते हैं। क्यों? क्योंकि मशीन आ गई है ना, तरह तरह की चीजें बुन देती है, आप जाओगे मार्केट से इजीली खरीद लोगे, कौन इतना मेहनत करे, है ना। तो ये किसकी वजह से, आप कह सकते हो अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ है। राजनीतिक और पर्यावरणीय दबाव, यानी कि राजनीति पर भी इसका असर देखने को मिला है। जैसा कि मैंने बताया, एक देश दूसरे देश पर हावी होने की कोशिश करता है, अपनी नीतियों को लागू करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ पर्यावरणीय दबाव भी देखने को मिलता है, इसलिए क्योंकि वो नुकसान करता है हमारे पर्यावरण को भी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी साथ ही साथ है। ठीक है, आप चाहो तो इसको एक बार रीड कर लेना, अदरवाइज मैं एक बार छोटा सा आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे पहला क्या लिखा है, विदेशी निवेश में वृद्धि। जैसे भारत में विदेशी निवेशियों ने निवेश किया, जैसे मोबाइल कंपनियां होगी, कार कंपनियां होगी, टेक्नोलॉजी होगी, सेक्टर जैसे एप्पल का हो गया फोन, ठीक है, या एप्पल की जो ब्रांड है ये यहाँ पे आती है, सैमसंग हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सारी चीजें तो अपनी आर्थिक विकास करती है भारत में आने के बाद। ठीक है, साथ ही साथ रोजगार के नए अवसर, जैसे IT, BPO, सर्विस सेंटर, ये सारा चीज हो गया जो लाखों लोगों को रोजगार देती है। उत्पादन, भारतीय उत्पादों में इसका निर्यात भी बढ़ा है क्योंकि भारत के टेक्सटाइल और जेम्स ज्वेलरी, IT सेवाएं, फार्म प्रोडक्शन विदेशों में भी बिकने लगे हैं। उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा विकल्प देखने को मिले। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि आज भारतीय बाजारों में विदेशी ब्रांड जैसे कोका कोला, नाइकी हो गया, ठीक है, साथ साथ एडिडास हो गया, इन सब चीज का प्रमोशन होता है। जीवन शैली में बदलाव देखने को मिले, जैसे पहनावे में, खान पान में, मनोरंजन में,
इन सभी चीजों में बदलाव देखने को मिलता है। खासकर युवा पीढ़ी में डिजिटल और वैश्विक सोच भी देखने को मिलती है। आर्थिक असमानताओं की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें क्या होता है, शहरों में अमीर लोग हो गए, कंपनियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन गांव में गरीब वर्ग है और इसके वजह से गांव के लोगों को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों के लिए चुनौती है, क्यों? क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें थी जैसे हल्प शिल्प हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, ये सब जो चीजें थी धीरे धीरे खत्म होती सी जा रही है, या फिर इनके लिए समझो कि एक बहुत बड़ा कंपटीशन क्रिएट हो गया है। आगे राजनीतिक और पर्यावरणीय दबाव, वैश्विक मंचों पे भारत को जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, व्यापारिक नियम मुद्दे, इन सब चीजों की जिम्मेदारी की भूमिका निभानी पड़ रही है, क्योंकि दूसरे देश आकर हमारे देश में अपने प्रोडक्शन को कर रहे हैं और यहीं के लोगों को सेल आउट कर रहे हैं और इसकी वजह से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, लेकिन है तो भारत में ही ना, इसकी वजह से भारत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है जवाबदेही की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा, ठीक है, और करेक्शन में ये है कि अभी जस्ट हमने जो पीछे टॉपिक पढ़ा, देखिए वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि भारत ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया। जस्ट अपोजिट समझो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि एक देश ने हमारे देश को, मतलब सभी देशों ने मिलकर हमारे देश को कैसे प्रभावित किया। अब टॉपिक ये है कि हमारे देश ने सभी देशों पर क्या इंपैक्ट किया, यानी कि भारत की भी तो चीजें दूसरे देश में गई होंगी। तो ये जो टॉपिक है थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, वीडियो में मैं इसको सुधार दूंगा। अदरवाइज टॉपिक ये बनेगा कि भारत ने वैश्वीकरण को किस तरीके से प्रभावित किया है। ठीक है, तो क्या लिखा है, सबसे पहला उदारीकरण और सुधार। क्या होता है इसका मतलब कि भारत में उदारीकरण किया गया 1991 में, जिसके तहत ये कहा गया कि भारत अब सबके लिए वैश्वीकरण को अपना रहा है। ठीक है, भारत में भी चीजें आएंगी और भारत भी दूसरे देश में अपने सामानों को भेजेगा, तो भारत भी भेजता है। साथ ही साथ आईटी सेवाओं में बहुत सारा सुधार हुआ। आज देखिए कंप्यूटर के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में भारत के जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, दूसरे देश में जाके वर्क भी कर रहे हैं, अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। वैश्विक व्यापार और निर्यात में वृद्धि देखने को मिला है। मानव संसाधन, जैसे व्यापार में भी अपने देश की जो प्रोडक्ट है दूसरे देश में जा रहे हैं, व्यापार को इफेक्ट हो रहा है। साथ ही साथ मानव संसाधन, आज देखिए हमारे देश के जो लोग हैं दूसरे देशों में जाके काम कर रहे हैं, तो मानव संसाधन के रूप में काम कर रहे हैं। सांस्कृतिक प्रभाव, अपने देश की जो संस्कृति है वो दूसरे देश में भी जा रही है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि दूसरे देश ने किस तरीके से इम्पैक्ट हम पे किया, और अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारे देश ने ये सारा इम्पैक्ट उन देशों पे किया। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि चीजें और आसान हो जाए आपके लिए। तो सेम वही चीज यहाँ पर भी है कि भारत ने किस तरीके से वैश्वीकरण को प्रभावित किया, ये चीज समझना। पहला उदारीकरण और सुधार, मतलब क्या हुआ, 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई। जैसे लाइसेंस राज हटा दिया, यानी कि सबसे पहले बहुत समय पहले अगर देखा जाए तो उदारीकरण की वजह से उदारीकरण से पहले कंपनी खोलना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन धीरे 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 करके लाइसेंसीकरण हटा दिया गया। साथ ही साथ विदेशी निवेश को अनुमति दे दी, व्यापार को खुला कर दिया, कोई भी देश आए और व्यापार करे और हमारे भी देश की जो चीजें हैं वो दूसरे देश में भी जाए। इससे भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से जुड़ा। दूसरे नंबर पे आता है आईटी और सेवाओं के क्षेत्र में योगदान देखने को मिला। जैसे भारत की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो बीपीओ की जो सर्विसेज है, ये जितनी भी चीजें दूसरे देश में बहुत ही कुशलता से काम कर रही है, वहाँ के लोगों के लिए श्रम उपलब्ध करवा रही है और इजीली जो भारत की जो लोग हैं उनकी जो सप्लाई चेन है उनको पूरा कर रहे हैं अपने श्रम के द्वारा। अगला क्या लिखा है, वैश्विक व्यापार और निर्यात। इसमें क्या हुआ कि भारत देश का जो वस्त्र है, ठीक है, और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स जो है, ठीक है, स्टील हो गया, जेम्स ज्वेलरी हो गया और साथ ही साथ कृषि उत्पाद हो गया, ये दूसरे देशों में निर्यात किए जाते हैं, यानी कि भारत से दूसरे देश में बेचा जाता है और इससे वैश्विक बाजार में भारतीय उद्योगों की जो जिम्मेदारी है धीरे धीरे बढ़ी है। ठीक है, मानव संसाधन, अभी मैंने बताया कि भारतीय जो लोग हैं वो दूसरे देश में जाकर देश दुनिया में जाकर वहाँ पर उपस्थित है और वहाँ पर अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। जैसे अमेरिका की सिलिकॉन वैली में, ठीक है, खाड़ी देशों में, इससे भारत की वैश्विक छवि बहुत मजबूत हुई है। और कहा ऐसा जाता है कि अमेरिका में जो 33% जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो काम करते हो भारत के ही। ठीक है, आगे सांस्कृतिक प्रभाव, जिसमें भारतीय फिल्में हो गई, बॉलीवुड, संगीत, योग, खान पान देश दुनिया भर में बहुत ही लोकप्रिय होती है। साथ ही साथ, ठीक है, इससे लोकप्रियता भारत को हासिल होती है और इसकी वजह से जो भारत
है अपनी संस्कृति को दूसरे देश में इजीली भेजता है, और समझो कि इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमने दो चीज़ पढ़ा कि वैश्वीकरण की वजह से भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमने ये चीज़ पढ़ा, और दूसरा हमने टॉपिक ये किया कि भारत ने किस तरीके से दूसरे देश को इम्पैक्ट पहुंचाया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। हम समझते हैं सांस्कृतिक समरूपता क्या होती है। समरूपता का मतलब क्या होता है? समरूपता का मतलब ये होता है कि एक जैसी चीजें होना। जैसे पहले एक देश में एक ही चीज होती थी, एक ही संस्कृति होती थी, लेकिन वैश्वीकरण की वजह से एक ही देश में बहुत सारी संस्कृतियां आ गई, तो इसकी वजह से हर एक देशों में सिमिलरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्या लिखा है, इसका मतलब दुनिया की संस्कृतियां एक जैसी बनती जा रही हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं वैश्विक ब्रांड, जैसे मैकडोनल्ड हो गया, कोका कोला हो गया, नाइकी हो गया, जो कि हर एक देश में दिखाई देती है। जैसे बॉलीवुड फिल्में हो गई, ठीक है, हॉलीवुड फिल्में हो गई, पॉप संगीत हो गया, रैप वगैरह आ गया, इसमें वेस्टर्न फैशन हो गया, जो धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इससे लोकल जो स्थानीय जो लोग हैं, उनकी परंपराएं, उनकी भाषा, उनकी जो पहनावा है, उनके खान पान पे बहुत ज्यादा दबाव देखने को मिल जाता है। जैसे सब एक ही ग्लोबल या फिर कल्चर की ओर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार की ऐसी चीजें क्योंकि हर एक देश में कॉमन देखने को मिल रही है ना, इस वजह से। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे भारतीय युवा जींस हो गया, ठीक है, साथ ही साथ टी शर्ट हो गया, पहनावा होगा, उनका जो पसंद होगा, ये पारंपरिक धोती साड़ी, ठीक है, ये सब चीजें बहुत ही कम देखने को मिलती है क्योंकि ये पारंपरिक है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो बाहर की जो चीजें हैं जैसे जीन्स टी शर्ट, ये बहुत ही तेजी से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप एक चीज समझ सकते हो कि इसकी वजह से हमारे देश की संस्कृति को भी नुकसान होता है, क्योंकि अपनी जो हम पारंपरिक चीजें हैं जो कि हमेशा से हम यूज करते आ रहे थे, इन चीजों को हम छोड़ रहे हैं, नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। तो सबसे पहले हमने क्या समझा, सांस्कृतिक समरूपता, और हम देखते हैं डाइवर्सिटी, मतलब क्या हुआ, सांस्कृतिक विविधता। तो क्या होता है, मतलब ये होता है कि अलग अलग संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है और इसकी वजह से इसका विस्तार भी होता है। जैसे वैश्वीकरण के जरिए एक देश की संस्कृति दूसरे देश में पहुंचती है, ठीक है, और इसकी वजह से जहां पहले देश में एक ही संस्कृति थी, वहीं पे अब बहुत सारी संस्कृतियां आ गई हैं। अब इसकी वजह से डाइवर्सिटी देखने को मिल जाता है, वैरायटी देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे जैसे योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड, भारतीय भोजन, कढ़ी, समोसा पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दूसरे देश की चीजें हमारे देश में आए तो हमारे देश की चीजें भी तो दूसरे देश में जाएगी। जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया जैसे छोटी छोटी चीजें सांस्कृतिक समूहों को अपनी पहचान दिखाने का एक मौका देती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में योग स्टूडियो, ब्रिटेन में बॉलीवुड नाइट्स, ठीक है, जापान में भारतीय रेस्टोरेंट, ये सारी चीजें हैं जो भारतीय जो सांस्कृतिक विविधता का एक वो है, एक एग्जाम्पल देती है, एक उदाहरण देती है, जहाँ पे हमने ये देखा कि जो देश दुनिया की जो चीजें हैं वो अलग अलग देशों में जा रही है और वहाँ पर भी वेरिएशन देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अपने देश में देखने को मिल जाता है, उसी तरीके से दूसरे देश में भी देखने को मिल जाता है। तो दो चीजें हमने यहाँ पे फिर कंप्लीट किया। कौन कौन सी चीजें कंप्लीट किया? सबसे पहले चीज सांस्कृतिक समरूपता क्या है, जहाँ पे देश दुनिया में सिर्फ एक ही जैसी चीजें होती जा रही है, देश का अपना एक ब्रांड बनता जा रहा है। और सांस्कृतिक विविधता हमने बात कर ली। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि वैश्वीकरण की क्या सकारात्मक प्रभाव है और क्या नकारात्मक प्रभाव है। ये 6 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज क्या लिखा है, आर्थिक विकास की बात किया जाए, रोजगार के नए अवसर देखने को मिलते हैं। ठीक है, नकारात्मक की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा है कि स्थानीय उद्योगों और छोटे व्यापारियों पर एक खतरा देखने को मिलता है। ठीक है, आगे नई तकनीक विचारों का आदान प्रदान होता है, नई तकनीक विचारों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। लेकिन नकारात्मक की अगर मैं बात करूं तो सांस्कृतिक जो पहचान होती है, विविधता पर इसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिलता है और अपनी देश की जो संस्कृति है, ठीक है, वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम होता जाता है। आगे वैश्विक बाजार में नए नए उत्पादन और सस्ते विकल्प देखने को मिल जाते हैं। और नुकसान क्या है, अमीर और गरीब के बीच में जो असमानताएं है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, मतलब खाई है जो वो बढ़ती जा रही है। अगला है शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञान, इन सभी चीजों में सुधार हो रहा है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम जितना ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे उतना ही ज्यादा पर्यावरण को नुकसान करेंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर हम सेफली के साथ करें, टिकाऊ विकास करें, तो इन चीजों में प्रभाव कम देखने को मिल सकता है। आगे अलग अलग देशों की जो संस्कृतियों को जानने और समझने का मौका मिलता है, लेकिन नुकसान क्या है, वैश्वीकरण आर्थिक संकटों का एक असर हर देश में देखने को मिल रहा है, चाहे वो अपना देश हो चाहे कोई और देश हो, हर एक देशों में इसका नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं,
वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के कुछ और कंटेंट है, जैसे छठा पॉइंट है, विश्व व्यापार में इससे बढ़ोतरी हुई है लेकिन गरीब देशों को ज्यादा लाभ नहीं हुआ है। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है लेकिन संस्कृतियों का नुकसान भी देखने को मिला है। आगे, विभिन्न देशों के बीच जो संबंध है वो अच्छे देखने को मिले हैं लेकिन आर्थिक लाभ ज्यादा से ज्यादा किसको मिला है? विकसित देशों को मिला है, अमीर देशों को मिला है, सभी को नहीं मिला है। 9वें की बात करते हैं, प्रौद्योगिकी और इंटरनेट में विकास देखने को मिला है लेकिन दुनिया के विभिन्न वर्गों के लोगों ने इसका क्या किया है? विरोध भी किया है। आगे, रूढ़िवादिता खत्म हुई है लेकिन विदेशी संस्कृति को अपनाने से अपनी संस्कृति का क्या हो रहा है? नाश देखने को मिल रहा है। ठीक है, वस्तुओं का प्रभाव बहुत तेजी से दूसरे देश में गया है, लोगों की आवाजाही उतनी नहीं बढ़ी जितनी की वस्तुओं की बढ़ी है। आज बताइए, आप अपने देश की जो चीजें हैं दूसरे देश में इजीली बेच सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना इजी नहीं है किसी व्यक्ति को उस देश में भेजना, क्योंकि उसके लिए बहुत प्रोसेस देखना पड़ता है, वीजा, ये सारी चीजें। अमीर देश दूसरे देशों को वीजा देने से भी कतराती है, ठीक है, बहुत ही मुश्किल होता है दूसरे देश का वीजा ले पाना, ठीक है। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला जो कि 6 नंबर में आता है। अब यहाँ पे 2 टॉपिक बचे हुए हैं। सबसे पहला है कि क्या वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए कोई संस्था है? बिल्कुल, क्योंकि वैश्वीकरण की वजह से सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं, नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं। तो जब दोनों ही प्रभाव देखने को मिले हैं तो नकारात्मक की वजह से नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए कई जगहों पे आंदोलन देखने को मिला है, कई सारी संस्थाएं जो इस चीज को करती हैं। जैसे बात करते हैं, आंसर आएगा हाँ, विश्व सामाजिक फोरम, जिसको WSF कहते हैं, वर्ल्ड सोशल फोरम की स्थापना की गई थी और वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन ध्यान इस बात पे हमें देना है कि यहाँ वैश्वीकरण का मतलब कॉर्पोरेट पूंजी और अन्यायपूर्ण वैश्वीकरण से है। यानी कि कहा जाए जो WSF है ये किन चीजों का विरोध करती है? ये इन चीजों का विरोध करती है कि जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो अमीर देश है, इनको सबसे ज्यादा फायदा होता है वैश्वीकरण की वजह से, गरीब देशों को उतना फायदा नहीं होता, तो इसी वजह से ये इन चीजों का विरोध करती है। ठीक है, आगे WSF इस तरह के वैश्वीकरण का विरोध करता है और कहता है कि क्या कहता है, विकास ऐसा होना चाहिए जो कि गरीबों, मजदूरों, आदिवासियों, महिलाओं, पर्यावरण और मानवाधिकारों का सम्मान करे। यानी कि विकास इस तरीके से करो ताकि वो अमीरों को भी फायदा हो, गरीबों को भी फायदा हो, मजदूरों को भी फायदा हो, आदिवासियों को भी फायदा हो, साथ ही साथ महिलाओं को भी फायदा हो और पर्यावरण को ज्यादा नुकसान भी ना हो। सिर्फ मुनाफा कमाना ही वैश्वीकरण का इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता, बल्कि सिर्फ मुनाफा ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आगे, इसलिए WSF का नारा है अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल, यानी कि एक और दुनिया संभव है जो कि ज्यादा न्याय संगत और समावेशी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि इसी तरीके से अगर वैश्वीकरण का प्रभाव देखने को मिला तो अमीर देश अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब देश गरीब बनते जा रहे हैं, तो एक 2 प्रकार की दुनिया बनेगी, एक अमीरों की तो एक गरीबों की, है ना। इस प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में याद करो, हमने एक चीज पढ़ा था कि 3 प्रकार की दुनिया होती है। कौन कौन सी? पहली दुनिया पूंजीवादी देश, दूसरी दुनिया साम्यवादी देश, तीसरी दुनिया गुट निरपेक्षता वाले देश। ये हमने पढ़ा था ना, उसी बिहाफ पे ये भी चीजें हो रही है। साथ ही साथ सिर्फ एक नहीं बल्कि और भी कई सारी संस्थाएं हैं, ठीक है, वैश्वीकरण का विरोध करने वाली अन्य संस्थाएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे पहला है ATTAC, यानी कि एसोसिएशन फॉर द टैक्सेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड द एड टू सिटीजन्स। ठीक है, यानी कि ये किस चीज के ऊपर काम करती है? ये काम करती है बाजारों को नियंत्रण करने के लिए, और ये मांगती है पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन, जितनी भी चीजें हो रही हैं उसमें पारदर्शिता लाओ। मतलब कि इससे फायदा सबसे ज्यादा अमीर देशों को हो रहा है ना, तो ट्रांसपेरेंसी कुछ ऐसा करो कि दोनों देशों को फायदा हो, है ना। इस प्रकार की चीजें फ्रांस में 1998 में ये चीज शुरू किया गया था। साथ ही साथ कुछ और भी चीजें हैं, जैसे ऑक्यूपाई, ठीक है, मूवमेंट्स, ऑक्यूपाई मूवमेंट्स जो कि 2011 में न्यूयॉर्क में शुरू हुआ था। ठीक है, वी आर द 99% का नारा, इसका मतलब क्या हुआ कि हम 99% है, यानी कि दुनिया की दौलत सिर्फ 1% देशों के अमीरों के पास है और वही उस चीज पे कंट्रोल करते हैं और बाकी सारे क्या है, 99% है। तो ये सिर्फ वही है, एक नारा दिया गया है कि भाई वैश्वीकरण की वजह से अमीर देश और अमीर बन रहे हैं क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को दूसरे देश में इजिली भेज पा रहे हैं और गरीब देश तो गरीब ही बनते जा रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट टॉपिक जिसको हम देखते हैं, क्या लिखा है, मैकडोनाल्डीकरण क्या है। और ये क्वेश्चन आता है मैकडोनाल्डीकरण क्या है। तो देखिए मैकडोनाल्डीकरण का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हमने पीछे बात किया ना कि देश दुनिया किसी ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पे विश्व का एक ब्रांड बनता जा रहा है, ठीक है। कैसा ब्रांड, मतलब वही ब्रांड जो कि अमीर देश चाहते हैं हर देश में हमारा परचम लहराए, उस चीज की बात हो रही है। जैसे जब हमारी दुनिया का काम करने का तरीका फास्ट फूड रेस्टोरेंट जैसा हो, इसका मतलब क्या हुआ, फास्ट फूड रेस्टोरेंट में क्या होता है, बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट होते हैं, जैसे मैकडी का ही नाम ले लो, जहां पर जो प्रोसेसिंग होता है, चाहे वो केक बनाने वो जो ब्रेड बनाने की बात हो, जो पाव जिसको कहते हैं, चाहे कोई भी चीज हो, ज्यादा से ज्यादा मशीन करती है, ठीक है। वहां पे लोगों को कम महत्व दिया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि मशीन ज्यादा काम करे, ठीक है। फास्ट सर्विस हो, अपने चीजों को बहुत जल्दी से क्वांटिटी में बनाए और हम लोगों को सर्व करें, तो वही चीज है। जब हमारी दुनिया का काम करने का जो तरीका है फास्ट फूड रेस्टोरेंट जैसा, यानी कि मैकडोनल्ड जैसा हो जाता है, तो इसे हम मैकडोनल्डीकरण कहते हैं। क्या हुआ इसका मतलब, अभी आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे साधारण शब्दों में अगर चार बातें कहें तो जैसे सबसे पहला क्या है, जल्दी जल्दी काम करना। जैसे रेस्टोरेंट में मैंने बताया ना, फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जल्दी जल्दी काम होता है, इसका मतलब क्या होता है, जल्दी खाना, जल्दी सेवा, जल्दी रिजल्ट, ठीक है। ये चीज है, यानी कि बहुत ही जल्दी आप जाओगे तो बहुत जल्दी आपको सर्व किया जाएगा, सेवा दी जाएगी, रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ हर जगह ऐसी एक ही टेक्नोलॉजी, मतलब क्या हुआ, जो अमेरिका में बर्गर का स्वाद है वही भारत या जापान में मिलेगा, हर जगह एक ही जैसा अनुभव। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कंपनी स्टार्ट हुई अमेरिका से, मैकडोनल्डी का ही नाम ले लो, अमेरिका से स्टार्ट हुई। अब देखो हर एक देश में ना ये अपने मैकडोनल्डीकरण को, ठीक है, पहुंचाया, हर एक देश में आया। अब आप जो स्वाद अमेरिका में देखोगे वही यहाँ पे भी देखोगे, वही यहाँ पे भी, वही यहाँ पे भी, वही यहाँ पे भी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो प्रभाव है ना, ये हर एक देश पे इक्वल देखने को मिल रहा है। समझ पा रहे हो, हर एक देश में इक्वल देखने को मिल रहा है, उसी को हम कह रहे हैं मैकडोनल्डीकरण, ठीक है। कि इसका जो स्वाद है, यानी कि अमेरिका का जो प्रभाव है, वो हर एक देश में इक्वलिटी देखने को मिल रही है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा है कि किस तरीके से प्रभाव देखने को मिल रहा है पश्चिमी देशों का दूसरे देशों पर, ठीक है। आगे गिनती पर जोर, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक देश में हमारा प्रभाव होना चाहिए, बेशक क्वालिटी कुछ भी हो, लेकिन हर देश में हमारा प्रभाव मिल रहा है। जैसे गिनती पर जोर देना, ठीक है। जैसे मात्रा देखी जाती है, कितनी चीजें बेची गई, कितने ग्राहक आए, लेकिन गुणवत्ता नहीं देखी जाती है। अच्छा आप बताइए कि क्या ये जो चीजें हम खाते हैं, जो जंक फूड खाते हैं, जो फास्ट फूड खाते हैं, इसका हमारी सेहत पे कुछ अच्छा इफेक्ट पड़ता है? नहीं। अच्छी चीजें हमारे देश या किसी देश में जल्दी नहीं होती है, नहीं उसको फैलाया जाता है, उसको खाने से भी कतराता है। अच्छा आप खुद सोचो कि अगर आपका मन करता है कुछ खाने का तो आप जाते फास्ट फूड खाने, इवन मैं भी जाता हूँ फास्ट फूड खाने। कभी हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता है कि चलो यार ना आज हम कुछ फल खा के आते हैं, है ना, बाहर मार्केट में फल है उसको हम खाएंगे, ऐसा नहीं आता। क्यों? क्योंकि चमक दमक वाली चीजें यही है ना, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से प्रभाव डाला है कि हमें उसी चीज पे बार बार मन करता है। और विदेशी चीजों पर खासकर किसी का जल्दी मन नहीं करता कि चलो समोसा खा के आते हैं, लेकिन ये मन करेगा कि हाँ चलो बाहर बर्गर खा लेंगे, ये खा लेंगे, ये सारी चीजें, है ना। तो इसका मतलब यही है कि इसका जो प्रभाव है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। आगे मशीनों का कंट्रोल, इसका मतलब इंसानों से ज्यादा मशीन और तकनीकी पर भरोसा। जैसे ऑर्डर मशीन लेता है और खाना मशीन के द्वारा बनाया जाता है, इसका मतलब यही हुआ कि आज तकनीक देखो किस तरीके से दूसरे देश में आ रही है, किस तरीके से अपने कंट्रोल को दिखा रही है, और इसी की वजह से बेरोजगारी भी देखने को मिलती है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैकडोनल्डीकरण मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। ये आता है 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो आप चाहो तो आप ये ऊपर वाला भी लिख सकते हो, अपनी बातों को ऐड करके भी लिख सकते हो कि आखिर किस तरीके से मैकडोनल्डीकरण हो रहा है, यानी कि एक देश अपनी चीजों को किसी दूसरे देश पे प्रभाव किस तरीके से डाल रहा है और क्या क्या करने की कोशिश कर रहा है। जैसे जल्दी जल्दी काम करना, जैसे हर जगह पे एक जैसा ही काम दिखाना, गिनती पर जोर देना, क्वालिटी पर नहीं, मशीनों का कंट्रोल होना, ये सब चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कि दूसरा देश इजीली दूसरे देश में कर रहा है, ठीक है। तो आई होप सो आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। ये भी हो गया अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट, और इसके साथ ये चैप्टर हो गया पूरा ओवर। विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पे बेटर सर्विस आपको देखने को मिलती है और
कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलता और साथ ही साथ आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो डाउट क्लासेस में आप जुड़े और इस चीज़ को पूछें। और साथ ही साथ मैंने अपना नंबर भी दे रखा है 7011912793 पे मैसेज करें और यहाँ पर अपना प्रॉब्लम जो है आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ नोट्स किस तरीके से मिलेगा ये आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीकली फिट, टेक केयर, बाय बाय।